नमस्कार साथियों, आज हम एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुए हैं भारत के संविधान का पार्ट नंबर 3 लेकर। पिछले वीडियो में हमने कुछ प्रश्न दिए थे लास्ट में, तो उनके उत्तर हम बाद में देखेंगे। उससे पहले ये आज के ये प्रश्न है, इनके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न देखिए, भारत के को संविधान में किस नाम से नामित किया गया है? राज्य संघ, संघ, राज्यों का यूनियन, राज्य संघ, राज्य। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? दूसरा प्रश्न है, भारत है विनाशी राज्यों का विनाशी संघ, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या है 34, 31, 30, 32। इनके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है साथियों, अब आगे की चर्चा हम करते हैं। कल हम बात कर रहे थे भारतीय संविधान के स्रोतों पे, और लगभग स्रोतों की हमने बात कर ली थी। अब उनमें से कुछ और महत्वपूर्ण चीज और देख लेते हैं। एक तो साथियों, जो ये संविधान की प्रस्तावना है, संविधान की जो प्रस्तावना थी, वो प्रस्तावना की जो भाषा या प्रारूप, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा या प्रारूप लिया गया था आपके ऑस्ट्रेलिया से। कहां से लिया गया था? ऑस्ट्रेलिया से। और प्रस्तावना का जो विचार है, प्रस्तावना का विचार वो लिया गया था आपके अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा या प्रारूप कहां से लिया गया था? ऑस्ट्रेलिया से। और प्रस्तावना का जो विचार है वो अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा या प्रारूप ये कहां से लिया गया था? ऑस्ट्रेलिया से। और प्रस्तावना का जो विचार है वो अमेरिका से लिया गया था। ठीक है साथियों, और प्रस्तावना के साथ ही भारत के संविधान का जो प्रारूप है ना, वो भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया था। एक जो भारत का संविधान था, तो उसको लिखने वाले कौन थे? भारत का जो संविधान है, तो उसको प्रिंट नहीं किया गया था साथियों, उसको हाथ से 3 प्रतिलिपियों में लिखा गया था। 3 प्रतिलिपियों में, हिंदी और अंग्रेजी में। भारतीय संविधान को 3 प्रतिलिपियों में, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखा गया था। और लिखने वाले कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। भारतीय संविधान लिखने वाले कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और
जो संविधान के अंदर जो चित्रों का संकलन जो किया गया था वो किया गया था नंदलाल बोस के द्वारा। ठीक है साथियों, एक आपके जो कल वाली वीडियो में वो एक रह गया था, आयरलैंड से क्या क्या लिया गया था। तो आयरलैंड से जो नीति निर्देशक तत्व हैं, भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। ठीक है साथियों, प्रस्तावना की भाषा या प्रस्तावना का प्रारूप या संविधान का प्रारूप कहाँ से लिया गया था? ऑस्ट्रेलिया से। और जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना का विचार, प्रश्न आ जाए कि भारत के संविधान की प्रस्तावना कहाँ से ली गई है। प्रस्तावना का मतलब प्रस्तावना का जो विचार या प्रस्तावना एक ही बात है। तो जब प्रस्तावना की बात है कि भारत के संविधान में प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, तो अमेरिका से। प्रश्न आ जाए कि भारतीय संविधान का प्रारूप कहाँ से लिया गया है, तो ये है ऑस्ट्रेलिया से। प्रारूप या भाषा कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। और नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। संविधान कितनी प्रतिलिपियों में लिखा गया? 3 प्रतिलिपियों में। कितनी भाषाओं में? 2 भाषाओं में। लिखने वाले कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। रायजादा का नाम ध्यान रखना आप। तो चित्रों का संकलन, जो संविधान, मूल संविधान में जो चित्र दिए हुए हैं अलग अलग पृष्ठों पे, तो उनका संकलन किन्होंने किया था? नंदलाल बोस ने। ठीक है साथियों, अब हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो बार बार परीक्षा में आते हैं, और ज़्यादातर ये अनुच्छेद आते हैं, चाहे आपको किसी भी एग्जाम में हो, बार बार इन अनुच्छेदों को पूछा जाता है। तो इन अनुच्छेदों पे आप वीडियो को ध्यान से देखना, एक बार नहीं तो 2 बार आप देख लोगे। संविधान के अनुच्छेदों से संबंधित आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, चाहे एग्जाम कोई भी हो। ठीक है साथियों, और दूसरा, आपको दूसरे कोई वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। संविधान के 3 पार्ट हो गए, इसमें निर्माण, इसके स्रोत और इसके अनुच्छेद, इनके बाहर कहीं नहीं जाएंगे प्रश्न। ठीक है साथियों, तो हम अनुच्छेदों की बात करेंगे। अनुच्छेद है कितने? 395। 22 भाग, 395 अनुच्छेद, और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, भाग भी वर्तमान में 25 है, लेकिन वो भी अलग अलग, जैसे भाग 22A, 22B, ऐसे अलग अलग बटे हुए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में है 22 भाग 395 अनुच्छेद, 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची। अब ये 395 अनुच्छेद भी 470 के आसपास हो गए, लेकिन इनमें भी फिर बीच बीच में जैसे 93A, 391B, 391C, ऐसे अलग अलग बटे हुए हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे 395 जो अनुच्छेद है उनमें से महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन से। ठीक है साथियों, तो हम देखेंगे अनुच्छेद 1। भारतीय संविधान का अनुच्छेद पहला है राज्य का नाम से संबंधित, कि भारत का जो प्रश्न पूछा था ना मैंने पहले शुरुआत में, कि भारत को संविधान में किस नाम से नामित किया गया है, तो वो कौन से में? अनुच्छेद पहले में भारत को किस नाम से नामित किया गया है, तो ये है अनुच्छेद 1 में।
अनुच्छेद 2 इसमें है नए राज्यों को शामिल करना। नए राज्यों को शामिल करना, जैसे अलग अलग राज्यों के को जब हम शामिल करते हैं तो वो कौन से में? अनुच्छेद 2 में। जैसे सिक्किम को हमने शामिल किया तो कौन से अनुच्छेद में संशोधन किया? अनुच्छेद 2 में। ठीक है साथियों। अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3 में है राज्यों के नामकरण, नाम परिवर्तन, नाम परिवर्तन, राज्यों के नाम परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन। राज्यों के नाम परिवर्तन में सीमाओं में परिवर्तन। जैसे जब पहले उड़ीसा का नाम पहले उड़ीसा था, लेकिन बाद में अब वर्तमान में इसका नाम कर दिया गया उड़ीसा। तो ये जो नाम परिवर्तन करते हैं तो ये किस आधार पे करते हैं? किस अनुच्छेद के आधार पे करते हैं? तो अनुच्छेद 3 के आधार पे, और इसी में संशोधन किया जाता है। जैसे पिछले दिनों जम्मू कश्मीर को राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, तो किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया था? तो वो किया गया था अनुच्छेद 3 में। और जो धारा 370 थी वो मैटर अलग, धारा 370 वाला अलग है। उसके जो ख और ग, धारा 370 में ख और ग को हटाया गया था, लेकिन जो संविधान संशोधन किया गया था वो किस अनुच्छेद में किया गया था? तो वो किया गया था अनुच्छेद 3 में, क्योंकि इसमें राज्य की सीमाओं का परिवर्तन करना, राज्यों का नाम चेंज करना, राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बनाना, केंद्र शासित प्रदेश से राज्य बनाना। तो ये अनुच्छेद कौन से में है? 3 में। अनुच्छेद 5 से 11 ये है आपके नागरिकता से संबंधित। 5 से 11 में नागरिकता से संबंधित, जैसे नागरिकता, जैसे जिन्होंने भारत में जन्म लिया या फिर कोई बाहर से आकर के 10 साल तक रहने लग गया, या जिनके माता पिता भारत के थे, या जिनके माता पिता दूसरे देश से आकर के यहाँ बस गए, उनकी संतान को, इस प्रकार से अलग अलग प्रावधान नागरिकता के किए गए हैं, जो कि 5 से 11 तक है। अनुच्छेद 12 से 35 इसमें आपके है मूल अधिकार। क्या है? 12 से 35 तक मूल अधिकार। अब मूल अधिकार वर्तमान में कितने हैं? मूल अधिकार मूल संविधान में कितने थे? 7, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में है 6। तो कौन सा हटा दिया गया? संपत्ति का जो मूल अधिकार था उसको 1978 में जनता पार्टी की सरकार के समय मूल अधिकार से हटा करके उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया और उनको अनुच्छेद 300 में उसका प्रावधान कर दिया गया। तो ये मूल अधिकार, 6 मूल अधिकार कौन कौन से हैं? तो इनकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखो, 14 से 18 तक है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, नहीं, समानता का अधिकार। और इनमें भी महत्वपूर्ण कौन सा है? एक तो अनुच्छेद 16, इसमें जो सरकारी नौकरियों में
सरकारी नौकरियों में से संबंधित है। अनुच्छेद 17 ये है आपका छुआछूत या अस्पृश्यता, यानी कोई छुआछूत करता है तो ये मूल अधिकार अपना काम कौन सा करता है? अनुच्छेद 17 वाला, अस्पृश्यता वाला। एक आपका 18 ये है उपाधियों का अंत। प्रश्न आ जाए कि उपाधियों का अंत संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो अनुच्छेद 18 के तहत। अस्पृश्यता का निवारण किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो अनुच्छेद 17। और नौकरियों लोक नियोजन के क्षेत्र में जो समानता का अधिकार दिया गया है वो अनुच्छेद 16 में। अब आपका दूसरा अधिकार है 19 से 22, कौन सा है? स्वतंत्रता। उन्नीस से 22 स्वतंत्रता। अब स्वतंत्रता में भी आपका अलग है। तो स्वतंत्रता, मूल अधिकारों में स्वतंत्रता 6 प्रकार की दी गई है। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की। और 6 प्रकार की कौन कौन से हैं उनकी चर्चा हम अलग से मूल अधिकारों का टॉपिक लेंगे, उसमें करेंगे, ठीक है। जैसे आपके प्रेस है, मीडिया है, तो मीडिया ये आती है आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में, जो कि अनुच्छेद 19 के अंदर 6 स्वतंत्रताएं दी गई है। उनमें अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसके तहत आती है आपकी मीडिया या प्रेस। प्रश्न पूछ लिया जाता है कई बार कि मीडिया या प्रेस किस मूल अधिकार के तहत आती है? तो यह आती है स्वतंत्रता के अधिकार के तहत, जो कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसमें। अब आता है आपका 23 और 24, ये है आपका शोषण के विरुद्ध। शोषण के विरुद्ध जैसे 23 में है दास प्रथा या बेगार प्रथा, और अनुच्छेद 24 में है आपकी जो 6 से 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप कारखानों में या कोई काम नहीं करवा सकते, तो वो है आपका 24 में। 23 में आपका दास प्रथा वाला। प्रश्न आ जाए कि दास प्रथा या बंदित प्रत्यक्षकरण का निवारण किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो ये आपके 23 में। और 24 में है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कोई भी बाहरी काम नहीं करवा सकते। अनुच्छेद 25 से 28 ये आपका धार्मिक स्वतंत्रता का। 25 में आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। 26 में आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। 27 में आप अपने धर्म के लिए दान दे सकते हैं। कोई अपने धर्म को बढ़ाने के लिए आपको धर्म को बढ़ाने के लिए आपको स्वतंत्रता होगी हर प्रकार से। अनुच्छेद 29 और 30 ये आपका संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी 30 के में है कि आप अपने धर्म की शिक्षा दे सकते हैं। 29 में और 30 में है आपका कि जैसे जो अल्पसंख्यक है उनको अपनी संस्थाओं में अपनी धार्मिक स्वतंत्रता देने का अधिकार है, जो कि चाहे वो सरकार द्वारा अनुदानित ही हो। अनुच्छेद 31 था वो संपत्ति का अधिकार था। 31 में अनुच्छेद 31 संपत्ति के
अधिकार जो वर्तमान में 300A में परिवर्तित कर दिया गया। यानी पहले अनुच्छेद 31 में अब प्रश्न आ जाए कि संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार में किस अनुच्छेद में था, तो वो था 31 में। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में था, जो कि वर्तमान में इसको अब कानूनी अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद वर्तमान में अनुच्छेद 300A में इसको कन्वर्ट कर दिया गया। तो अब ये संपत्ति का प्रश्न आ जाए कि संपत्ति का अधिकार है मूल अधिकार, कानूनी अधिकार या ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो संपत्ति का अधिकार वर्तमान में क्या है? कानूनी अधिकार। मूल अधिकार न होकर के क्या है? कानूनी अधिकार। और अनुच्छेद 32 ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इसी अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। यानी कि अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। ये ध्यान रखना थोड़ी चीज की। अब देखो यहाँ एक बात और ध्यान में रखनी है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, वो अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करता है। कितने प्रकार की रिट? 5 प्रकार की रिट। कितने प्रकार की रिट जारी करता है? 5 प्रकार की रिट। कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो वो अनुच्छेद है 32। और एक बात और ध्यान में रखना, अनुच्छेद 226, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रख लेना आप। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय यानी रिट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को है। सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत, जबकि उच्च न्यायालय, राज्यों का जो उच्च न्यायालय है, वो रिट जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखना। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय तो रिट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत, ठीक है साथियों। और उच्च राज्यों का जो उच्च न्यायालय है वो रिट जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत। अब आते हैं आपके अनुच्छेद 35 तक देख लिया था हमने, 12 से 35 तक मूल अधिकार। अब आता है आपके 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक लिए कहाँ से गए हैं? आयरलैंड। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। आयरलैंड से एक बात और आप ध्यान रखना, ये प्रश्न आया हुआ कि है पहले जो कांग्रेस थी, तो कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी ना, एनी बेसेंट, नाम सुना होगा आपने, एनी बेसेंट। 1917 में एनी बेसेंट ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी? एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट किस देश की निवासी थी?
आयरलैंड की। ये एक बार प्रश्न आया हुआ है एनिसी बेंट के बारे में, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने का। कांग्रेस की पहली अध्यक्ष एनिसी बेंट कहाँ की निवासी थी? आयरलैंड की। ठीक है साथियों। अब नीति निदेशक तत्व में भी हम कुछ महत्वपूर्ण देख लेते हैं, बाकी अलग से इनकी हम चर्चा करेंगे। 36 में तो अनुच्छेद 36 में नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा है, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन फिर भी हम चर्चा कर लेते हैं। 36 में क्या है इसकी परिभाषा। 37 में क्या है? 37 में यह है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, यानी किसी भी नीति निर्देशक तत्व की अवहेलना होने पर हम न्यायालय में नहीं जा सकते। नीति निर्देशक तत्व का मतलब ये है कि जैसे हमारे पास पैसे है तो हम जैसे कोई एक्स्ट्रा खर्चा करेंगे, और यदि पैसे नहीं है तो एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करेंगे। लेकिन जो जरूरी खर्चा, मूल अधिकार तो जरूरी है। मूल अधिकार तो उसी तरह है जैसे अपने को रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, तो अपने पास हो या न हो, पैसे हो या उधार ला करके करना पड़े, लेकिन अपने को उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। और नहीं करते हैं क्योंकि वो तो अपने लिए जरूरी हो गया। और नीति निर्देशक तत्व है जैसे अपने पास पैसे होंगे तो हम ये काम करेंगे, और नहीं है तो हम ये काम नहीं करेंगे। इसके ऊपर हम न्यायालय में इसके खिलाफ नहीं जा सकते। ठीक है साथियों। तो ये अनुच्छेद 37 में है कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, यानी इनके खिलाफ इनकी अवहेलना होने पर हम न्यायालय में नहीं जा सकते। अनुच्छेद 39 में है आपका समान कार्य के लिए समान वेतन। यह आपके आर्थिक न्याय की जो संविधान में जो बात की गई है ना, 3 प्रकार की न्याय। कितने प्रकार की न्याय संविधान के प्रस्तावना में? 3 प्रकार की, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो ये आपकी ये नीति निर्देशक तत्व आपके जो आर्थिक न्याय है उसकी पूर्ति करता है। समान कार्य के लिए समान वेतन का मतलब है कि जैसे कोई महिला और पुरुष दोनों एक ही काम को कर रहे हैं तो फिर उनको दोनों को मजदूरी एक ही तरीके की मिलेगी, एक ही मिलेगी। ऐसा नहीं कि ये तो महिला है इसको 300 मिलेंगे, ये पुरुष है इसको 400 मिलेंगे। काम दोनों का एक है तो मजदूरी भी दोनों की एक ही होगी। अनुच्छेद 40 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार परीक्षा में आता है। ये है आपका पंचायतों का गठन। पंचायतों का गठन ये जो महात्मा गांधी के जो सपना था उनको पूरा करता है ये पंचायतों का गठन। महात्मा गांधी के आदर्शों पे आधारित है ये अनुच्छेद 40। कई बार प्रश्न आ जाता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महात्मा गांधी के आदर्शों को पूरा करता है, तो वो कौन सा है? पंचायतों का गठन। क्योंकि स्थानीय शासन के प्रति महात्मा गांधी जी बहुत ही ज्यादा एग्री थे, उनको चिंता थी गांवों की, स्थानीय लोगों की। पंचायतों का गठन, अब कई बार हम हो जाते हैं कि प्रश्न आ जाए पंचायतों का गठन अनुच्छेद संबंधित है अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 243। तो हम 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जो हुआ था अनुच्छेद ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 243 के तहत, तो वो अनुच्छेद दे करके हम उस पर टिक लगा देते हैं, वो चीज अलग है। ये यानी पंचायतों का जो गठन किया गया था वो किस अनुच्छेद के आधार पर किया गया है? वो है अनुच्छेद 40, ध्यान रखना। और वो पंचायती राज से संबंधित है आपका अनुच्छेद 243, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। प्रश्न बहुत बार आता है कि
अनुच्छेद 44 है, ऑप्शन देख करके ये मिलान कराने वाले प्रश्न आ जाते हैं। तो अनुच्छेद 44 में क्या है, समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 ये है आपके 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की शिक्षा से संबंधित, यानी कि अनुच्छेद 45 क्या है, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की शिक्षा से संबंधित। क्योंकि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों की जो शिक्षा है वो अनुच्छेद 21A में जोड़ दिया गया। 86 संविधान संशोधन 2002 के द्वारा यह आपका जो 6 से 14 वर्ष की जो शिक्षा है RT एक्ट के तहत 21 मूल अधिकार बना दिया गया 21A में। तो अब इसमें बच गया 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की शिक्षा का मामला है, वो कौन से अनुच्छेद में, 45 में। फिर आपका अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 में जो राष्ट्रीय स्मारक है, राष्ट्रीय स्मारकों का रख रखाव एवं संरक्षण। अनुच्छेद 48 में क्या है कि राष्ट्रीय स्मारकों का रख रखाव एवं संरक्षण कौन से अनुच्छेद में है, 48 में। 48 में क्या है, राष्ट्रीय स्मारकों का रख रखाव एवं संरक्षण। अब प्रश्न कई बार आता है कि निम्नलिखित में से मूल नीति निर्देशक तत्व है, और वो प्रश्न देता है 3 तो देता है मूल कर्तव्य कि राष्ट्रीय आदर्शों के प्रति राष्ट्रीय आदर्शों के प्रति सहानुभूति, या फिर वो दे देता है स्वतंत्रता से संबंधित जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे उनसे संबंधित जो भी आदर्श है उनसे संबंधित, या फिर दे देता है जैसे राष्ट्रीय अखंडता, राष्ट्र की अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने से संबंधित। तो हम ये लगता है ऐसे है कि जैसे कोई हम अपना मूल कर्तव्य हो, राष्ट्रीय स्मारकों का रख रखाव एवं संरक्षण, तो ये हमें ऐसे लगता है जैसे कि ये कोई मूल कर्तव्य हो, लेकिन ये मूल कर्तव्य नहीं है, ये है नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 49 में है वन्य जीवों का संरक्षण। वन्य जीवों का संरक्षण कौन से में, अनुच्छेद 49 में। ठीक है साथियों, 36 से 51 में ये आपके महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। 36 परिभाषा, इससे नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा। 27 न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है नीति निर्देशक तत्व। 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन, आर्थिक न्याय की बात की गई इसमें पंचायतों का गठन महात्मा गांधी के जो सपना था ग्राम पंचायत से संबंधित, उससे संबंधित है। समान नागरिकता संहिता यह आपके अनुच्छेद 44 में है। 45 में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की शिक्षा से संबंधित है। अब हम आगे की देखते हैं। अनुच्छेद 36 से 51 आ गया ना, तो अब है 51 कै क्योंकि 51 तक तो आ ही गए थे। अब ये 51 कै क्यों आया, क्योंकि ये बाद में जोड़ा गया था 1976 में जोड़ा गया। 51 कै कब जोड़ा गया था, 1976 में। कौन सा संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन। कौन सा, 42वां संविधान संशोधन।
1976। और किन की सिफारिश पे एक समिति थी और उस समिति का नाम क्या था? सरदार स्वर्ण सिंह। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे 51 के 1976 में जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। और कौन सी समिति थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इसमें क्या है? इसमें आपके मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्य मूल संविधान में कितने थे? मूल कर्तव्य की वर्तमान में कितने हैं? 11। कितने मूल कर्तव्य कितने हैं? 11 है। और पहले थे 10। अब जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाने का जो माता पिताओं का कर्तव्य निर्धारित किया गया है, तो ये 11वां मूल कर्तव्य है आपका शिक्षा से संबंधित। ठीक है। 51 के में क्या है? 1976 में ये 51 क्या जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन किस समिति के तहत? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। बहुत बार प्रश्न आता है इसका। मूल कर्तव्य कितने हैं? 11। अब देखते हैं आपका राष्ट्रपति, जो कि कार्यपालिका। कार्यपालिका संबंधित है आपका 52 से 78। केंद्र की जो कार्यपालिका है वो है आपका 52 से 78 तक। तो 52 से 78 तक में कौन कौन से हैं? एक तो देखो आपका राष्ट्रपति, अनुच्छेद 52। इसमें क्या है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में साफ साफ लिखा हुआ है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 समस्त कार्यपालिका की शक्ति, समस्त कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। यानी कि समस्त कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। यह अनुच्छेद 53 में। 52 में क्या है? भारत में एक राष्ट्रपति होगा। और 53 में है कि कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किस में निहित होंगी? राष्ट्रपति में। चौवन में है आप राष्ट्रपति के जो निर्वाचन से संबंधित। अनुच्छेद 54 में क्या है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित। अब यहीं पे आप ध्यान रखना, अनुच्छेद 155 इसकी तुलना इधर से करना। देखो ये तो 54 है, 54 में तो राष्ट्रपति का निर्वाचन है और 155 में है राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति। और ये 52 में राष्ट्रपति होगा तो इधर आप ध्यान रखना 153 में प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होगा। जो भाषा यहाँ लिखी हुई वैसे ही उस
अनुच्छेद 153 में राज्यपाल की लिखी हुई है। यहाँ तो 52 है, 52 से 1 बढ़ा दो 53, तो 153 में किनकी बात है? राज्यपाल। भारत में एक राष्ट्रपति होगा, प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होगा। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि एक राज्यपाल 2 राज्यों का राज्यपाल नहीं हो सकता। एक राज्यपाल 2 राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन हर राज्य में राज्यपाल होना जरूरी है, ठीक है। तो यह अनुच्छेद 153 किससे संबंधित है? राज्यपाल से संबंधित। और अनुच्छेद 154 राज्य की समस्त शक्तियां, राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होंगी। यानी कि संवैधानिक प्रधान राज्य का कौन होगा? राज्यपाल। जबकि केंद्र का संवैधानिक प्रधान कौन होगा? राष्ट्रपति। और इसमें 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन, जबकि ये इधर 1 बढ़ा करके 155 में है राज्यपाल की नियुक्ति। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, अनुच्छेद 155 के तहत। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, लेकिन राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पे कार्य करता है। राष्ट्रपति जब चाहे राज्यपाल को बुला सकता है, ठीक है। अब आते हैं आपके अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की योग्यताएं। राष्ट्रपति की योग्यताएं कौन कौन सी होगी? उम्र 35 वर्ष, और राज्यपाल की उम्र भी कितनी होगी? 35 वर्ष। राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों की उम्र कितनी होगी? 35 वर्ष। और वह भारत का नागरिक हो, तो भारत का नागरिक होगा वही बनेगा राष्ट्रपति। दूसरी बात, और उसमें वो योग्यताएं होना जरूरी है जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। अनुच्छेद 60 अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। अनुच्छेद 60 में क्या है? राष्ट्रपति की शपथ। राष्ट्रपति शपथ अनुच्छेद के तहत लेता है, तो राष्ट्रपति शपथ जो लेता है वो अनुच्छेद 60 के तहत लेता है। अनुच्छेद 61 अनुच्छेद 61 में है आपका महाभियोग। और ये महाभियोग कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। और संविधान में महाभियोग शब्द का प्रयोग सिर्फ राष्ट्रपति के संबंध में किया गया है। अब कई बार हम कर देते हैं कि मुख्य न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव आ गया। साथियों, महाभियोग प्रस्ताव तो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के खिलाफ ही आता है। महाभियोग शब्द जो प्रयोग में लिया जाता है वो केवल राष्ट्रपति के लिए ही किया जाता है। ठीक है साथियों, 61 तक हो गया। राष्ट्रपति आपका क्या तक हो गया? अब आपका अनुच्छेद 62 यह आपका 63 यह आपका है उपराष्ट्रपति से संबंधित।
अनुच्छेद 63 में है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 में है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। यानी कि जो अनुच्छेद 63 में है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, जो उपराष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 64 में की बात कर रहे हैं कि जो अनुच्छेद 64 में लिखा हुआ है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो ही राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। यानी कि राज्यसभा का जो सभापति होता है ना, तो उसके कोई चुनाव नहीं होते हैं। वो जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है तो वो राज्यसभा का सभापति अपने आप ही हो जाता है। और एक बात और ये साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी कि भारत का उपराष्ट्रपति वेतन किस आधार पे लेता है वो, यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति जो वेतन लेता है तो वो किस आधार पे लेता है, उपराष्ट्रपति के रूप में लेता है या सभापति के रूप में, राज्यसभा के सभापति के रूप में। वेतन कहाँ से मिलता है उनको, तो भारत के उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है राज्यसभा के सभापति के रूप में। ठीक है। और वर्तमान में राज्यपाल का वेतन है 4 लाख रुपए, जबकि राष्ट्रपति का वेतन, यह ध्यान रख लेना आप, राष्ट्रपति का वेतन वर्तमान में है 5 लाख। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। वर्तमान में वेतन कितना है, 4 लाख। अनुच्छेद 65, जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, विशेष परिस्थिति में जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए मृत्यु होने पर या इस्तीफा देने पे, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों का उपयोग करेगा। अनुच्छेद 65 में ये बात लिखी हुई है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जो भी अधिकार राष्ट्रपति को दिए गए हैं, वेतन भत्ते हो चाहे उनके अधिकार वो सबके सब का उपयोग कौन करेगा, उपराष्ट्रपति। अब आता है आपका अनुच्छेद 75। इसमें है राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति। इसमें क्या है, राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति। अब थोड़ा स्पीड पढ़ाएंगे साथियों, टाइम ज़्यादा हो रहा है, वीडियो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के संविधान समाधान की शक्ति, जबकि राज्यपाल की शक्ति कौन सी, राज्यपाल, राज्यों में राज्यपाल के पास भी समाधान की शक्ति है। तो वो अनुच्छेद कौन सा है, 161। ये ध्यान रखना आप। राष्ट्रपति समाधान की शक्ति किस अनुच्छेद में है, 72 में, जबकि राज्यपाल के पास समाधान की शक्ति अनुच्छेद 161 में। अनुच्छेद 74, भारत में एक मंत्रिपरिषद होगी। भारत में एक मंत्रिपरिषद होगी और इधर राज्य में एक मंत्री परिषद होगी। ये है आपका अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 74 में भारत में एक मंत्रिपरिषद होगी, जबकि अनुच्छेद 163 में है प्रत्येक राज्य में एक मंत्रिपरिषद होगी। ये 163 है, ये है 74। ये केंद्र की बात करता है, ये राज्य की। मंत्रिपरिषद जो केंद्र में होगी वो अनुच्छेद 74 में है और जो राज्य में मंत्रिपरिषद होगी वो अनुच्छेद 163 में है। अनुच्छेद 75 में राष्ट्रपति द्वारा
प्रधानमंत्री की नियुक्ति। अनुच्छेद 74 में है कि भारत में एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। जिसका मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री। ये अनुच्छेद 74 में है। और 75 में है कि जो मंत्रिपरिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होगा तो उस प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति करेगा। तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति की प्रक्रिया है तो राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 75 के तहत की जाती है। इधर 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति। एक 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। ठीक है साथियों, इधर हम राष्ट्र की बात करें, इधर राज्यों की बात कर रहे हैं। 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 76 महान्यायवादी। अनुच्छेद 76 में राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करेगा। और अनुच्छेद 165 में राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करेगा। यानी कि राज्य हाई कोर्ट में राज्य के खिलाफ जो भी कोई केस आता है तो उनकी पैरवी कौन करता है? महाधिवक्ता। और उसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। अनुच्छेद 165 और अनुच्छेद 76 में राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करेगा। महान्यायवादी को बोलते हैं अटॉर्नी जनरल भी बोलते हैं, जो कि ये भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है। ये राज्य सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है, वकील की भूमिका निभाते हैं। महान्यायवादी ऐसा है कि ये संसद के दोनों सदनों के अधिवेशन में ये भाग ले सकता है, दोनों सदनों की बैठक में ये भाग ले सकता है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं होता है। एक मंत्री के बराबर का इनको दर्जा होता है। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति और कार्यपालिका के बीच, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच प्रधानमंत्री कड़ी का काम करता है। यानी मंत्रिपरिषद के जो भी निर्णय होते हैं वो राष्ट्रपति को सूचना कौन देता है? प्रधानमंत्री। यानी कि राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में प्रधानमंत्री कड़ी का काम करता है अनुच्छेद 78 के तहत। और इसमें है अनुच्छेद 67 के तहत मुख्यमंत्री अपने मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच में कड़ी का काम करता है। या मंत्रिपरिषद और राज्यपाल में समन्वय स्थापित। ठीक है साथियों, अब अनुच्छेद 78 तक हो गया अपना, साथ साथ में राज्यों का भी चल रहा है। अनुच्छेद 79 भारत में एक संसद होगी। अनुच्छेद 79 क्या कहता है कि भारत में एक संसद होगी और संसद के 3 अंग होंगे
कौन कौन से? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। भारत में एक संसद होगी, संसद के 3 अंग होंगे, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। इसको बोलते हैं निम्न सदन, सदन, लोकप्रिय सदन, इसको बोलते हैं उच्च सदन, उच्च सदन या वरिष्ठ सदन। राष्ट्रपति अपना है। इनमें से राष्ट्रपति की चर्चा हम कर चुके हैं, अब हम चर्चा करेंगे राज्यसभा की। अनुच्छेद 80 में है राज्यसभा। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 250, वर्तमान में है 245। कुल सदस्य कितने हो सकते हैं? 250, वर्तमान में कितने हैं? 245। 245 में 233 तो निर्वाचित होते हैं, निर्वाचित, और 12 सदस्य मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। राजस्थान से वर्तमान सदस्य संख्या है 10। इन 10 में से जो भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री है मनमोहन सिंह जी, वो भी राजस्थान से ही राज्यसभा सदस्य हैं। और राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ये बात हम पहले कर चुके हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा का कार्यकाल यानी कि ये कभी भंग नहीं होती, तो इसका कोई फिक्स कार्यकाल नहीं, ये अस्थायी होती है। यहाँ इसको अस्थायी सदन भी बोलते हैं। कार्यकाल राज्यसभा अस्थायी सदन है। राज्यसभा के सदस्यों की उम्र 30 वर्ष उम्र प्राप्त व्यक्ति राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है। एक बात यह ध्यान रखनी है, मैं आप ये प्रश्न करता हूँ, इसका उत्तर भी आपको कमेंट बॉक्स में ही देना है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है और राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? प्रश्न है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर भी आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। ये हो गया आपकी राज्यसभा, और इनकी डिटेल से चर्चा हम बाद में करेंगे। अनुच्छेद 81, इसमें आपका है लोकसभा। अधिकतम सदस्य 552, वर्तमान में 543। वर्तमान में 545। इनमें से दो सदस्य होते हैं मनोनीत। दो सदस्य क्या होते हैं? मनोनीत। अधिकतम कितनी हो सकती है? 552, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 545।
2 तो मनोनीत और 543 निर्वाचित। 2 मनोनीत होते हैं, 543 निर्वाचित होते हैं। लेकिन अब की बार कुल सदस्य संख्या कितनी है? वर्तमान में संसद में सदस्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या है 543। क्योंकि जो दो सदस्य एंग्लो इंडियन को जो मनोनीत करते थे ना, उनको अभी अब की बार मनोनीत नहीं किया गया है। तो वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 543। क्योंकि इन दो वाले प्रावधान को हटा दिया गया है। लोकसभा का अध्यक्ष, एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। लोकसभा का मुखिया अध्यक्ष होता है, एक आपके उपाध्यक्ष होता है। इसको उच्च सदन भी कहते, निम्न सदन भी कहते हैं। लोकप्रिय सदन है, इसका निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है। और वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है। कौन सी चल रही है? 17वीं लोकसभा। SC ST को राजस्थान से इसमें 4 सदस्य SC के हैं और 3 सदस्य ST के हैं। ये राजस्थान में इनको आरक्षण प्राप्त है। राजस्थान में कुल सदस्य है 25। राजस्थान में लोकसभा के कितने सदस्य है? 25, जिनमें 4 SC के, 3 ST के। वर्तमान में SC की कौन कौन सी सीट है? एक तो है आपकी बीकानेर, इनका भी ध्यान रखना, आ सकता है प्रश्न से। बीकानेर, एक आपका है गंगानगर, एक आपका है करौली, एक आपका है भरतपुर। ये 4 सीटें आपकी SC की है। ST की आपके तो उदयपुर से अर्जुन लाल मीणा है, आपके दौसा से, और एक आपकी उदयपुर दौसा, एक आपकी बांसवाड़ा से कनकमल कटारा है। दौसा से एक महिला है, उसका नाम अभी बताएंगे। यहाँ बीकानेर से आपके अर्जुन राम मेघवाल, गंगानगर से आपकी निहाल चंद, करौली धौलपुर से आपके मनोज राजौरिया, और भरतपुर से है एक महिला रंजिता कोहली। ठीक है साथियों, लोकसभा में राजस्थान से 25 सदस्य, 3 ST के, 4 SC के। 17वीं लोकसभा में कौन कौन से सदस्य हैं? ये रिजर्व सीटें हैं। अब की बार 17वीं लोकसभा में SC की रिजर्व सीट है बीकानेर, गंगानगर, करौली, भरतपुर। ST के उदयपुर, दौसा, बांसवाड़ा। ठीक है साथियों, थोड़ा शॉर्ट जल्दी करते हैं, वीडियो ज़्यादा थोड़ा लंबा हो जाएगा नहीं तो। अनुच्छेद 82, इसमें है आपके जो परिसीमन आयोग है कि कौन से राज्य में कितनी लोकसभा की सीटें होंगी, कितनी राज्यसभा की सीटें होंगी। तो ये जो परिसीमन आयोग का है, परिसीमन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 82 के तहत। अनुच्छेद 85 संसद के 17 अवसान, विघटन व स्थगन से संबंधित। 89 में है आपके राज्यसभा के सभापति व उपसभापति। अनुच्छेद 93
लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष अनुच्छेद 99 अनुच्छेद 98 में संसद का सचिवालय, संसद का सचिवालय अनुच्छेद 99 में संसद सदस्यों की शपथ, संसद के सदस्यों की शपथ 105 में संसद सदस्यों के विशेषाधिकार कि किसी भी संसद के सदस्य को के खिलाफ कोई भी प्रकार की रिपोर्ट दर्ज होने पे 30 दिन पहले और संसद का सत्र खत्म होने के 60 दिन बाद तक किसी प्रकार की कोई गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। संसद सदस्यों के विशेषाधिकार, अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन, संसद का संयुक्त अधिवेशन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 108 के तहत, जो कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। किसी भी विधेयक पे दोनों राज्यसभा और लोकसभा में यदि कोई विधेयक अटक जाता है या आप सिर्फ दोनों सदनों में विचारों में विभिन्नता आती है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है और उस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। जब संसद का संयुक्त अधिवेशन होगा, बुलाने वाला कौन होगा? राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। अब तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन हुए हैं। अब तक संसद के कितने अधिवेशन हुए हैं? संयुक्त 3 ही बार हुए हैं। उनकी चर्चा हम बाद में करेंगे, कौन कौन से हुए थे, कब हुए थे। 1961 में हुआ था, 1978 में बैंकिंग से संबंधित हुआ था, 2001 में ये पोटा कानून आया था उससे संबंधित। ये चर्चा हम बाद में करेंगे। अब आता है आपका 110 अनुच्छेद 110, ये आपका दंडनीय विधेयक से संबंधित प्रश्न आ जाए कि दंडनीय विधेयक से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि जो बजट प्रस्तुत किया जाता है तो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? वो अनुच्छेद 112 के तहत। और संविधान में उसका उल्लेख है वार्षिक वित्तीय विवरण का, यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा अनुच्छेद 112 के तहत, और जिसको हम बजट भी बोलते हैं। अब आता है आपका 120, ये है संसद की भाषा, संसद की भाषा से संबंधित। संसद में किस भाषा का प्रयोग किया जाएगा? ये है आपके अनुच्छेद 120 में। 123 में ये भी आपका बहुत महत्वपूर्ण है, 123 वाला भी। शाही भी थोड़ी डाउन होने लगी, ये बाद में डालेंगे। अनुच्छेद 133 राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश, अध्यादेश। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा और किसी कानून बनाने की जरूरत पड़ गई और संसद का सत्र चल नहीं रहा, ऐसे समय में राष्ट्रपति अपनी इस शक्ति को काम में लेगा, अनुच्छेद 123 वाले को, और कोई भी कानून पारित कर देगा, एक अध्यादेश जारी कर देगा। और वो कानून कब तक लागू रहेगा? वो जब संसद का जो ही संसद का सत्र बैठेगा तो उसके 42 दिन बाद, 42 दिन तक वो लागू रहेगा। और यदि संसद उसको पारित कर देती है तो वो आगे चालू रह जाता है। संसद उस पर कानून नहीं बनाती है
तो 42 दिन बाद में वो सख्ती खत्म हो जाता है। तो अध्यादेश सक्रिय रहता है कितने दिनों तक? 42 दिन या 6 सप्ताह। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश का मतलब है अस्थायी आदेश। राष्ट्रपति जारी करता है 123 के तहत 42 दिन तक या 6 सप्ताह तक सक्रिय रहता है, और 6 सप्ताह के अंदर संसद का सत्र बैठने के बाद 6 सप्ताह के अंदर इसको पारित नहीं किया जाता, ये अपने आप ही खत्म हो जाता है। इधर राज्यपाल 213 के तहत, अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल जारी करता है। राज्यपाल भी अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 213 के तहत। ये एक इधर पहले एक है, इसमें एक बीच में आ गया, बाकी ये 23 ऐसे के ये इधर से एक उठा करके इनके बीच में दे दिया, बस ये ध्यान रखना आपको। राष्ट्रपति करता है 123 के तहत, और इस एक को इनके बीच में दे दो, यानी इनके बीच में दे दो, तो ये हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा। ठीक है। 124 में आपका सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय 124 अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय, और वही बात है एक को बीच में दे दो, तो ये हो जाएगा 214 राज्य में सर्वोच्च न्यायालय। ये एक है, इधर एक को बीच में दिया तो 213 हो गया, इधर ये एक को इनके बीच में दे दिया तो ये 214 हो गया। ये राज्यों का हो गया, ये केंद्र का हो गया। अब आता है आपका 127, ये है तदर्थ न्यायाधीश, यानी कि जब न्यायाधीशों की गणपूर्ति नहीं हो रही हो तो एक न्यायाधीश को राष्ट्रपति तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति कर देता है। अनुच्छेद 129 अभिलेख न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है अनुच्छेद 129 के तहत। अनुच्छेद 129 में वर्णन है कि सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी यदि कोई निर्णय दिया हुआ है तो उसको आधार मान करके निचले न्यायालयों में, नीचे वाले न्यायालयों में उसको आधार माना जाता है कि इस आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है, तो ये इस आधार पे आप भी दो। ये निचले न्यायालयों में ये अभिलेख के रूप में इनको रखा जाता है। इधर 215 है, ये राज्य में उच्च न्यायालय, यानी उच्च न्यायालय भी अभिलेख न्यायालय है, जो कि अनुच्छेद 215 के तहत। अब आता है अनुच्छेद 137 न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि सर्वोच्च न्यायालय अपने ही दिए हुए निर्णय को बदल सकता है। यह है अनुच्छेद 137 में, जो कि अमेरिका से लिया गया है। अब आता है आपका 143, पिछली बार ये प्रश्न रीट में आया था। राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय से परामर्श, यानी कि अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है किसी भी मैटर पे। जैसे राम मंदिर वाले मैटर में राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगा था और उच्चतम न्यायालय ने परामर्श देने से मना कर दिया था। तो अनुच्छेद 143 में है कि राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय से किसी भी विषय पे परामर्श मांग सकता है राष्ट्रपति। अब उच्चतम न्यायालय परामर्श दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, यानी बाध्य नहीं है देने के लिए कि देगा ही, दे भी सकता है नहीं भी दे सकता। और उच्चतम न्यायालय ने कोई परामर्श दे भी दिया तो राष्ट्रपति के लिए भी यह जरूरी नहीं है कि न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को राष्ट्रपति माने ही। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के लिए बाध्य नहीं है। हाँ, ये मांग सकता है और वो दे भी सकता है।
और नहीं भी दे सकता, और ये दिया है तो उसको मान सकता है राष्ट्रपति या उसको अस्वीकार भी कर सकता है। ये 143 में 143 के बाद में हम उपराज्यपाल की हम बात इसकी राज्यपाल की हम बात कर चुके हैं। अनुच्छेद 52-53 की बात 153, 154, 155 की बात कर चुके हैं। 155 में नियुक्त करता है राष्ट्रपति राज्यपाल को। अब आता है आपका, और 163 की बात भी हमने कर ली थी कि मुख्य ये राज्य में एक मंत्री परिषद होगी। 64 में 164 की बात कर ली थी, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा राज्यपाल। अब हम बात करते हैं 312 की। इसमें है अखिल भारतीय सेवा। नहीं, पहले 200 वाली बात करते हैं, 300 में ज़्यादा पहुँच के पहले 214 में उच्च न्यायालय की बात हमने कर ली। 215 में उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय ये बात कर चुके हैं। 216 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संगठन की बात है। अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, यानी उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति की बात की गई है। अनुच्छेद 200 देखो 214 में तो उच्च न्यायालय, 215 में उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है। 216 में उच्च न्यायालय की संरचना, एक न्यायाधीश होगा, और वर्तमान में राजस्थान में 50 न्यायाधीश है। और 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब देखो प्रश्न आ जाए कि उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के में व्यवस्था की गई है। उच्च न्यायालय की तो अनुच्छेद 214 में, और इनमें से प्रश्न आ जाए कि उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है अनुच्छेद 215 में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया, ध्यान रखना इसका, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, तो अनुच्छेद 217। अब आता है आपका 243, इससे पहले 226। इसकी बात पहले कर चुके हैं हम कि उच्च न्यायालय भी रिट जारी करता है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है। अनुच्छेद 243 ग्राम पंचायतों से संबंधित। पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद 243 में है पंचायती राज से संबंधित। कि इसकी इस टॉपिक की हम अलग से और बात करेंगे, इसमें थोड़ा सा डिटेल ज़्यादा है, तो अपने पास वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसकी बात बाद में करेंगे। इसमें ग्राम सभा का गठन, पंचायत का कौन से वार्ड पंच, सरपंच, इनकी बात हम बाद में करेंगे। प्रधान की, जिला परिषद की, वो बात अलग से करेंगे। अनुच्छेद 248 148 की बात हम भूल गए। इसमें है महालेखा परीक्षक।
महालेखा परीक्षक की नियुक्ति अनुच्छेद 148 के तहत राष्ट्रपति करता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अब 248 में क्या है कि राज्य सूची पर यदि राज्य यानी कि 248 में है कि राज्य सूची के विषय पर भी केंद्र कानून बना सकता है। यानी कि राज्य सूची के विषय पर भी केंद्र कानून बना सकता है। अनुच्छेद 249 में है कि यदि आपातकाल का समय है तो भी राज्य केंद्र सूची के इस 248 के तहत तो क्या है कि राज्यसभा द्वारा ये राज्यसभा अपने बहुमत से साबित कर दे कि भाई इस विषय के ऊपर आप कानून बनाओ, तब केंद्र कानून बनाएगा। लेकिन अनुच्छेद 249 के तहत आपातकाल के समय में राज्य सूची पर भी केंद्र कानून बना सकता है। अनुच्छेद 262 ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें है नदी जल विवाद, नदी जल बंटवारा। यानी कि जो नदियां हैं इनके जल, कौन सी नदी का कितना जल कौन सा राज्य लेगा, जो भी विवाद चलते हैं वो अनुच्छेद 200 ये जो व्यवस्था की गई बंटवारे की, ये अनुच्छेद 262 के तहत की गई है। अब देखते हैं अनुच्छेद 279A। इसमें आपका जो जीएसटी है ना, जीएसटी को लागू किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? अनुच्छेद 279A के तहत। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जीएसटी की व्यवस्था भारतीय संविधान की कौन से अनुच्छेद में की गई है? तो 279A में, क्योंकि ये नया जोड़ा गया है जीएसटी, तो 279A लगा दिया गया। फिर 280 वित्त आयोग का गठन, राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करेगा और वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चालू है। और एन.के. सिंह साथियों बेटी थोड़ी डिस हो गई है। एन.के. सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। और अब अनुच्छेद देखिए 312 अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन करती है अनुच्छेद 312 के तहत। और अखिल भारतीय सेवाएं 3 है, कौन कौन सी है? आईपीएस, आईएएस, आईएफएस, इंडियन पुलिस सर्विसेज, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय वन सेवा, फॉरेस्ट सेवा यानी फॉरेस्ट सर्विसेज। अनुच्छेद 315 संघ लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 315 में क्या है? संघ लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 343 हिंदी, अनुच्छेद 343 में लिखा हुआ है कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। प्रश्न आ जाए कि हिंदी है भारत की राष्ट्रभाषा, भारत की राजभाषा, भारत की स्थानीय भाषा, तो अनुच्छेद 343 में लिखा हुआ है कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी और देवनागरी लिपि होगी। यानी कि लिपि, हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। 343 में लिखा है हिंदी भारत की राजभाषा होगी, देवनागरी लिपि होगी। अब है आपका 368 संविधान संशोधन की शक्ति, जो कि दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। अनुच्छेद
भारत में जो भी कोई संविधान संशोधन होगा तो वो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किसमें किया गया है? अनुच्छेद 368 में। और 370 जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, जिसमें 370 में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 थे, तो इन 2 को तो हटा दिया गया और ये भी है। ठीक है साथियों, ये है आपका। और अनुच्छेद 394 है कि जितने भी अनुच्छेद है भारत के, ये सब के सब इनको लागू करने की प्रक्रिया है अनुच्छेद 394 में। और अनुच्छेद 395 में है कि जितनी ये संविधान लागू हो रहा है उससे पहले जितने भी जो थे पहले के जो कानून बने हुए थे तो वो सब इसी दिन से कैंसिल हो जाएंगे। यानी ये इस धारा में ये व्यवस्था है कि ये जो पिछले के 394 अनुच्छेद है ये काम करेंगे, इनके अनुसार भारत का ये कानून, ये भारत देश की शासन प्रक्रिया चलेगी। ठीक है साथियों, ये बैटरी का थोड़ा सा अब देख लेते हैं भारत के संविधान की प्रस्तावना। और ये प्रस्तावना तो हर आदमी को याद होनी चाहिए, और कल जो हमने प्रश्न पूछे थे तो वो इस प्रस्तावना से संबंधित थे। तो भारत की संविधान देखो, भारत की प्रस्तावना क्या है? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, समाजवादी पंथ निरपेक्ष, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य तथा लोकतंत्रात्मक गणराज्य तथा उसके इसके नागरिकों को, यानी कि समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य तथा इसके नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा धर्म उपासना नहीं, पहले विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना
उपासना की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना धर्म उपासना की स्वतंत्रता, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व अवसर की समानता, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व अवसर की समानता। देखो, प्रतिष्ठा व अवसर की समानता, प्रतिष्ठा अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, यानी प्रतिष्ठा व अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए उन सब में गरिमा, यानी कि प्रतिष्ठा व अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने के लिए राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, यानी कि एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, यानी कि एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, सुनिश्चित करने वाली व बंधुता बढ़ाने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर, यानी एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर के इस संविधान सभा ने आज 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, इस संविधान सभा ने आज 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी सम्मत 2006 विक्रमी सम्मत 2006 विक्रमी को एक द्वारा अंगीकृत अधिनियमित व आत्मार्पित करते हैं। यह आपके भारत की प्रस्तावना है, दोबारा से देखिए। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र
देखो समाजवादी पंथ निरपेक्ष, समाजवादी पंथ निरपेक्ष, एक अखंडता, ये तीन शब्द देखो। सबसे पहले समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता, ये तीनों शब्द 1976 में जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ये ध्यान रखना। इनका क्रम भी सबसे पहले समाजवादी, फिर पंथ निरपेक्ष और फिर अखंडता। इन तीनों शब्दों में पहले समाजवादी, फिर पंथ निरपेक्ष, फिर अखंडता की बात की गई। अब देखिए, कल प्रश्न पूछा था कि भारत की प्रस्तावना में कितनी बार भारत शब्द आता है। तो देखो, हम भारत के लोग भारत को, यानी कि भारत शब्द 2 बार आता है। इसमें लोकतंत्रात्मक गणराज्य कहा गया है भारत को, जो कि फ्रांस से लिया गया है अपने। इसमें सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय, 1, 2 और 3। पहले सामाजिक, फिर आर्थिक, फिर राजनीतिक, 3 प्रकार की न्याय प्रस्तावना में दी गई है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। प्रश्न था कल कि कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है प्रस्तावना में। 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इनका क्रम भी याद रखना। फिर स्वतंत्रता, कितने प्रकार की स्वतंत्रता। तो देखो, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। 1, 2, 3, 4, 5 प्रकार की स्वतंत्रता। प्रस्तावना में भारत के नागरिकों को 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं की बात की गई है। कौन कौन सी। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। ठीक है। 2 प्रकार की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यानी 2 प्रकार की समता की बात की गई है भारत की प्रस्तावना में। अब देखो, भारत हिंदी और अंग्रेजी 2 भाषाओं में लिखा गया था। ये हिंदी की डेट भी आ सकती है, आज तक एक बार आई हुई है पहले से, और आगे भी आ सकती है। जो पहले आई है वो आगे भी आ सकती है, और जो नहीं आई है वो भी आगे आ सकती है। मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, तो इसका आप ध्यान रखिए कि मांगशीर का महीना चलता है नवंबर के आसपास। 26 नवंबर की बात है, तो लगभग दिसंबर में आ जाता है उस समय, लास्ट नवंबर की बात है। तो उस समय कौन सा महीना चलता है। कार्तिक के बाद कार्तिक मार्गशीर्ष का महीना चलता है, जिसे मांगशीर बोलते हैं। तो वो महीना चल रहा है नवंबर में। 26 नवंबर की बात है, लगभग दिसंबर आ गया। तो दीपावली के बाद में, दीपावली कार्तिक में आती है, और उसके बाद में मांगशीर का महीना चलता है। तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है कौन सा महीना है। मांगशीर का महीना, कार्तिक के बाद मांगशीर का महीना है। शुक्ल सप्तमी, यानी कि उतरते, जैसे मारवाड़ी में बोलूँ तो उतरता मांगशीर की सप्तमी ने, और विक्रमी संवत 2006 चल रहे हो जी टाइम पर, विक्रमी संवत 2000 चल रहे, उस समय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत अधिनियमित एवं आत्मापित किया गया था। ठीक है साथियों, ये लगभग 1.5 घंटे की क्लास हो गई। आपको बीच बीच में आपके प्रश्न पूछे थे, उनका आप कमेंट बॉक्स में जवाब देना, और बीच में आपकी कोई रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। यह आपका पूरा संविधान का टॉपिक हो गया है। अब हम अलग अलग मूल अधिकार और मूल कर्तव्य, उनकी बात करेंगे, और फिर हम जैसे अलग अलग प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इनकी बात करेंगे। फिर करेंगे हम ज्योग्राफी, ये पॉलिटिकल होने के बाद हम करेंगे ज्योग्राफी की बात। ठीक है साथियों, ये प्रश्न साथियों, आप इन वीडियो को देखने के बाद आप इनको कम से कम 7-8 किताबों में से, NCERT, हिंदी ग्रंथ अकादमी की, RBSE बोर्ड की किताबों से, अलग अलग किताबों में से इनको सामग्री को इकट्ठा किया गया था। तो बिल्कुल ये ऑथेंटिक सामग्री है, इसमें कोई आपको कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये वीडियो देखने के बाद, तीनों वीडियो देख ले तो संविधान से संबंधित मुझे लगता नहीं है कि इनके बाहर भी और कोई प्रश्न आ जाएगा। ठीक है साथियों, तब तक के लिए नमस्कार।